डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 1। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। जैसे पहला है आपको पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है? ठीक पहले की संख्या, यानी कोई संख्या दी हो तो उसके ठीक जो पहले की संख्या होगी वही पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अगर पूर्ववर्ती संख्या आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आप दी गई संख्या -1, यानी जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उसका अगर पूर्ववर्ती निकालना हो तो उसमें से अगर एक घटा लें तो पूर्ववर्ती निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लिया जाए 49 है, 49 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दी गई संख्या आपकी 49 हो जाएगी, उसमें से क्या कर लेंगे, हम एक घटा लेंगे तो 49 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 48, यानी 49 के ठीक पहले क्या आता है 48, तो 49 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 48। अगला है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या, जिसको कहते हैं ठीक बाद की संख्या, यानी जो भी संख्याएं हैं उसके ठीक बाद की संख्याएं अनुवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ अनुवर्ती संख्या बराबर दिया गया है दी गई संख्या +1। अगर मान लीजिए इसे 49 का ही निकालना है तो दी गई संख्या 49 हो जाएगी, इसकी हमें अनुवर्ती करना है तो उसमें एक जोड़ लेंगे तो 49 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर अगला है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहें तो एक होगा, क्योंकि जो भी संख्या स्टार्टिंग करते हैं शुरुआती वो किससे करते हैं, एक से ही संख्याओं की गिनती शुरू होती है, तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो एक होगी। फिर आता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, क्योंकि जब हम संख्याएं लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, एक से 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी एक आई, यहाँ से शुरुआत की, अब सबसे बड़ी संख्या 9 आई। फिर इसके बाद 9 के बाद फिर 0 आ जाता है, फिर संख्याएं बढ़ने लगती हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है। इसी से ही इन अन्य संख्याओं का निर्माण होता है। फिर अगला है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रम के एक के बाद एक आने वाली संख्याएं। जैसे लिखा है क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद 4, यानी जो भी संख्याएं आ रही हैं वो क्रम से आ रही हैं, तो जो भी क्रम से एक के बाद एक आए उन संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे क्रमागत संख्याओं में क्रमागत सम संख्याएं भी हो सकती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। अगर क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 2 से 4 से 2 4 6 8 10 12, तो ये सब क्या है क्रमागत सम संख्याएं, जो 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। अगर क्रमागत विषम संख्याएं किया जाए तो एक आता है, एक के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9, तो एक क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं। उसके बाद क्रमागत धनात्मक संख्याएं होती हैं, क्रमागत ऋणात्मक संख्याएं, तो इसका मतलब यानी एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अगला है स्थानीय मान। स्थानीय मान कहता है एक एक स्थानों का मान ही निकालना स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक के अलग अलग मान को स्थानीय मान कहते हैं। जो भी संख्याएं हैं उनके एक एक अंकों का स्थानीय मान ही उसका एक एक अंकों का मान ही उसका स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 5 है, 1 है, यहाँ 3 संख्याएं ले लिए, तो अलग अलग अंकों का जो संगत मान होगा वही स्थानीय मान। जैसे यहाँ 1 का मान कितना आया, 1 इकाई पे है तो इसका 1 आ जाएगा, 5 दहाई पे है तो 5 दहाई 50 हो जाएगा, 2 सैकड़े पे है तो सैकड़ा माने 100 तो हो जाएगा 200, यानी प्रत्येक अंकों का अलग अलग मान है स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान 1 आया, 5 का 50 आया, 2 का 100 आया, 200 आया। फिर अगला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होती है सबसे छोटी वो क्या होती है, 0, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्टिंग होती हैं, तो सबसे छोटी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या 0 आ जाएगा। फिर आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसका शुरुआत 1 से होता है, ठीक, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं कहलाती हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से आती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं
संख्या जो होगी 1 हो जाएगी। फिर अगला आता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम भी होता है, अभाज्य भी होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या अगर कहें तो 2 भी आएगा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कहें 2 आएगा। अभाज्य संख्याओं को तो आप जानते हैं कि जो संख्याएं स्वयं एक को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे। आता है सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5, 7। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी विषम संख्या? 1 आ जाएगी। अगला बिंदु है एक न तो सम है, न भाज्य है, न अभाज्य है। यानी 4 संख्याएं आप जानते हैं कि एक सम होता है, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो 4 संख्याएं हैं, तो एक को किस श्रेणी में रखा गया है? एक को न तो सम में रखा गया है, न एक भाज्य होता है, न एक अभाज्य होता है, बल्कि एक क्या होता है? एक आपका जो होता है वो विषम संख्या होती है। एक जो है विषम संख्या वह सबसे छोटी विषम संख्या। अगला है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या की बात करें तो अगर मान लीजिए 5 है, 4 है, 2 है, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या जो अपने आप में पूरा है। इनको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे हम 1 लिख के, कोई भी हर लिख के हम इनको परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। लेकिन जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी सब परिमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2/3 है तो 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इस यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये भिन्नात्मक रूप में हो गया। यानी सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं। इन सभी पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या बनाया जा सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या बनाया नहीं जा सकता है। अगला है शून्य को किसी संख्या में जोड़ने अथवा घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शून्य को आप किसी भी संख्या में जोड़ दें या किसी भी संख्या से घटा लें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख दिए 42 लिख दिए, 42 में हम 0 जोड़े तो कितना आया? 42 आया। ठीक, अगर हम 42 में से 0 घटा भी ले रहे हैं तो 42 में से 0 जाएगा 42। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं या 0 घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उस संख्या का मान शून्य होता है। यानी कोई भी संख्या है अगर उसमें हम शून्य से गुणा कराते हैं तो संख्या का मान जो होगा वो शून्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 12 लिखा है, 12 से गुणा शून्य में कराएं तब भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 25 ले रहे हैं, 25 का गुणा करा रहे हैं शून्य में, तब भी क्या होगा? शून्य होगा। यानी चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या में हम शून्य से गुणा करा रहे हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। जो संख्या का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। अगला है किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। यानी किसी भी संख्या में कोई पूर्ण संख्या, मान लीजिए 5 है, इसमें हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो क्या है? परिभाषित नहीं है, उसका कोई मान नहीं है, अपरिभाषित है। क्या जाएगा आपका? अपरिभाषित है, भाग नहीं जाएगा, अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग दे रहे हैं, चाहे 1 हो या कोई भी संख्या अगर शून्य से भाग दे रहे हैं तो परिभाषित नहीं है, बल्कि क्या है? अपरिभाषित है। अगला है किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होगी। यानी कोई भी संख्या है, पूर्ण संख्या हो, अगर 1 से हम गुणा भी करते हैं चाहे भाग करते हैं, गुणा करें या भाग करें, संख्या क्या होगा? वही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 12, यानी 12 लिखे या 42, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 12 में 42 लिख दिए, 1 से गुणा करा रहे हैं तो 42 से करने कितना हो जाएगा? 42। यहाँ गुणा करा दिए। और अगली बार हम क्या करेंगे? 42 में क्या करें? 1 से क्या कर दें? भाग। तो 1 से 42 में भाग देंगे कितनी बार? जाएगा 42। यानी दोनों स्थितियों में 42 प्राप्त हुआ। यानी 1 से गुणा भी कराए, 1 से भाग भी कराए। ठीक, तो इसका यही मतलब हुआ किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा कराएं या भाग कराएं तो संख्याएं वही प्राप्त होंगी। किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होगा। इसका ये मतलब हुआ किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से, यानी सेम संख्या से सेम में। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 है, कोई पूर्ण संख्या ले लिए और उसी पूर्ण संख्या से जो लिए हैं उसी से भाग देना है। ठीक, तो भाग देने पे भागफल कितना हो? 1 होगा। 13 में 13 से भाग देंगे, 1 आया। यानी कोई भी संख्या है अगर उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी में तो हमेशा क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। शून्य
न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। शून्य के आगे आप कभी प्लस शून्य नहीं देखे होंगे, ना तो माइनस शून्य देखेंगे। जब भी शून्य होता है वो किस कंडीशन में होता है, सिर्फ जीरो होता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। तो शून्य को जब भी लिखें तो सिर्फ शून्य ही लिखें, उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगाना है। शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, अतः शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, शून्य को परिमेय संख्या यानी किसी भी संख्या में अगर हम हर लगा दें तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो शून्य को अगर हम, शून्य भी एक पूर्णांक है, तो शून्य के नीचे एक बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसको बेटे शून्य के नीचे -5 भी हो सकता है, शून्य के नीचे 2 भी हो सकता है, यानी शून्य के नीचे आप कुछ भी हर लगा के आप उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो शून्य भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। आते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब कि हर एक का मान 0 नहीं है। अगर कोई भी संख्या उसको भिन्न के रूप में लिख सकें तो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, एक के नीचे हम कुछ भी हर लगा के परिमेय संख्या बना सकते हैं। ये देखें भिन्न के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या, इसको शून्य है, इसके नीचे आप 1 बना सकते हैं। ये 0.5 है, इसको आप दशमलव से भिन्न बदल सकते हैं, तो 5 बटे आपका 10 होगा, यानी 1/2 आ जाएगा। एक करनी में क्या है आपका 4 है, 4 है, 4 का वर्गमूल जानते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 भी परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है। यहाँ पे 3.2 पे बार है, इसको भी हम भिन्न के रूप में बना सकते हैं। तो जो भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकें वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय क्या है, ठीक उसी का उल्टा। जिस संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। करणी में 2, यह क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं है। और करणी में 5 भी इसका वर्गमूल नहीं बनेगा। जैसे यहाँ 4 था तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक, अगर 16 होता 16 का वर्गमूल 4, लेकिन एक जो 5 है क्या है, टूटेंगे नहीं, ये क्या है, अपरिमेय है। अब यहाँ देखें 0.010, एक के बाद एक जीरो, एक के बाद डबल जीरो, एक के बाद ट्रिपल जीरो, यानी बढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय आएंगी, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आइए अब हम लोग सवाल पे आते हैं, जो किताब का सवाल है, चैप्टर निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। यहाँ पे देखें संख्या दिया है 10 है, 11 है, 18 है, 0 है, 3। ये क्या है, संख्या हैं जो इकाई दहाई से भी मिलकर बनी है, लेकिन इन संख्याओं में हमें अंक को छाटना है। तो अंक क्या है, जो संख्या है डबल है, यहाँ 2 अंक मिलकर एक संख्या बना ली है, तो उन्हीं अंकों को हमें छाड़ना है, अलग करना है। यहाँ देखें 2 अंक मिला है, 1 है, 0 है, 2 अंक है, तो इन अंकों को हमें अलग कर देना है। ठीक, इन्हीं को छाड़ना है। जैसे 2 है तो इनको अलग कर देना, जैसे 1 है और 0 है, ये एक साथ है, तो इनको क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह कर दें, 11 है, ठीक, तो इन 2 संख्या हैं, 2 अंक हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम ऐसे इनको अलग कर देंगे। 18 है, 2 अंक हैं, इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग अंकों को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। ये 0 तो अलग ही है, इसको 0 कर देंगे, और 3 क्या है, अलग है। तो जो भी संख्याएं डबल हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको अलग अलग कर देंगे, तो यही संख्याओं के अंकों को छाटेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ देखें 3 संख्याएं हैं, तो 3 अंक तो आएंगे ही, लेकिन हमें इस तरह लिखना है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, यानी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे यहाँ से मान लीजिए पहला तो आपका दिया गया है 1, 2, 3, एक संख्या हो गई आपकी, ये अलग अलग। अब इनसे हमें संख्या बनाना है, तो संख्या बनाएंगे तो क्या होगा, एक तो लिख दिए, तो उसको हम मिला के लिखें, एक लिख दिए, एक यहाँ पे है, लेकिन अब हम यहाँ पे 2, 3 है, तो हम क्या करेंगे, उलट देंगे, तो इस तरह बनाएंगे, हम 3 आगे कर दिए और 2 कर दिए, तो ये हमारी संख्या हो गई। अब इनसे हमारा एक संख्या प्राप्त हो गई, अलग अलग संख्याएं थी, 132 हो गया, एक एक। अब यहाँ हम 2 से स्टार्टिंग करें, 2 यहाँ लिए हैं, तो कौन सी संख्या छूट बच रही, 1 और 3, क्या बन गई, 1 और 3 बन गई। ठीक, अभी एक बार हम जो 2 और ले लेंगे, तो 1, 3 लिख लिए, पहले 1 लिखे फिर 3 लिखे, अब क्या करें, हम उलट देंगे, 3 पहले लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक, इस तरह लिख लिए। फिर अगला क्या है, अब की बार हम क्या करें, 1 को भी लिख लिए, एक यहाँ लिखिए, 1 लिखिए, 2 को भी लिख लिए,
और 3 को भी लिखेंगे। 3 यहाँ अगर हम 3 से स्टार्टिंग करें तो आपका 1 2 बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है, उसको लिख लें। फिर अगर हम 3 को ले लिए, 1 2 लिख लिए तो बचा क्या, अब की बार हम क्या लिखेंगे, 2 1, क्या लिखेंगे, 2 और 1। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो 3 अंक की सब संख्या, यह भी 3, 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 सब 3 है, लेकिन एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ पे देखें संख्याओं का गिने, यहाँ 123 है, अगर उसको देखें 132 है, 213, 231, 312, 300, यानी कोई भी संख्या एक संख्या नहीं दिखाई दे रही है। ये 321 है तो 312 है, अलग अलग है। ये 231 है तो 213 है, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई, यानी हर लाइन में संख्याएं वही हैं जो कभी डबल नहीं। यहाँ देखिए 3 2 1 वही संख्या है, 1 2 3 3 2 1, यानी किसी भी लाइन में कोई अंक डबल बार नहीं आया है, एक ही बार सब लोग आए, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 सबको देखें, लेकिन हम संख्याओं को उलट के लिखे हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्याएं हों उनको हम इस तरह से लिख के बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगला है पूर्ववर्ती संख्या। क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। तो अभी पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बताया गया है कि पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या पहले की संख्या। अब यहाँ देखें -11 है तो इसके पहले की संख्या। अगर ऐसे आपको ना समझ में आए तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए आपको फार्मूला बताया गया था कि दी गई संख्या -1, दी गई संख्या में से एक घटा लें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। यहाँ -11 है तो -11 आपकी दी गई संख्या है, उसमें से क्या करें, एक घटा लें, ठीक। तो यहाँ देखिए -11 -1, अब दोनों चिन्ह समान है तो समान चिन्ह जोड़ लेंगे। यह 11 रुपये कर्ज है, 1 रुपये कर्ज हो जाएगा, तो दोनों मिलके कितने रुपए कर्ज हो गए, 12 रुपये कर्ज। अब कर्ज किस में होता है, माइनस में, तो -11 -1 हो आपका हो गया -12। तो आपका -11 का पूर्ववर्ती जो हो गया वो -12। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सर जी पूर्ववर्ती माने एक पहले की संख्या, तो 11 के पहले 10 आएगा तो -10 हो जाएगा, तो -10 आपका गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक आगे वाली संख्याएं। अब देखें, अब एक -11 है, ये -12 है, तो छोटा कौन है, छोटा है आपका -12 और बड़ा क्या है, -11 है। अब यहाँ देखें 25, अब 25 की पूर्ववर्ती, इसको आप बता सकते हैं कि 25 के पहले क्या आएगा, 25 के पहले 24। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दी गई संख्या आपकी है 25, उसमें से घटा लें तो आपका हो जाएगा 24, यानी 25 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब ठीक इसी का उल्टा आपका होगा अनुवर्ती। अनुवर्ती में क्या होगा, बाद की संख्या, यानी ठीक एक बाद की संख्या। यहाँ देखें 99 है तो 99 के बाद क्या आएगा, 100। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है दी गई संख्या +1। तो दी गई संख्या आपकी 99 है, 99 में आप एक जोड़ लिए, 99 एक 100 हो गया। तो 99 की जो अनुवर्ती बाद की संख्या है वो 100 प्राप्त हो गई। अब -100 है, इसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, दी गई संख्या आपकी हो जाएगी -100, उसमें क्या कर लेंगे, आप एक जोड़ लेंगे, तो दी गई संख्या। अब देखें एक चिन्ह माइनस है, एक प्लस है, असमान चिन्ह को हमेशा घटा लेंगे। अब तक यहाँ देखें समान चिन्ह था तब जोड़ लिए, लेकिन यहाँ समान चिन्ह नहीं घटाएंगे, असमान चिन्ह। तो 100 में से एक जाएगा कितना होगा, 99। जिसका अंक बड़ा हो वही चिन्ह लगाएंगे, एक से बड़ा अंक किसका है, 100, 100 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो -99 जो होगा वो अनुवर्ती हो जाएगी। -100 का 100 की जो अनुवर्ती होगी वो -99 होगी। 100 से बड़ा क्या है, 99, -100 से बड़ा क्या हो जाएगा, का -99। अब आते हैं 23,125 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालकर अंतर कीजिए, ठीक। यहाँ पे इतनी संख्याएं में प्रत्येक 2 का, सिर्फ 2 का कह रहा है, जितने भी 2 हैं उन्हीं का हम स्थानीय मान निकालेंगे, उसका अंतर निकालेंगे, अंतर मान घटाएंगे। तो हमें यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यही 2 है इस पूरी लाइन में। तो आप इस तरह लिखें 2 3 1 2 5। तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, पहले जितने भी 2 हैं उनका स्थानीय मान निकालें। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इसका स्थानीय मान अब कैसे निकालेंगे, ये इकाई पे है तो 1 का गुणा होगा, ये दुहाई पे है, दहाई माने 10, तो 10 से गुणा करेंगे, 2 दहाई 20 हो जाएगा। यहाँ जो आपका 2 दिखाई दे रहा है ये किस स्थान पे है, इकाई पे है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे, 10,000 में पर स्थान है, तो 10,000 से गुणा कराएंगे। इकाई माने 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार 10,000। 10,000 में कितने शून्य होते हैं, 4 जीरो होते हैं। 2 में 10,000 से गुणा कराएंगे तो 2 दहाई 20,000 हो जाएगा। अब क्या रहे,
स्थानीय मान 2 का हो गया। फिर करें अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर माने घटाएंगे, घटाएंगे किसमें, बड़ी वाली संख्या से छोटा वाला संख्या घटाएंगे। तो सबसे बड़ा संख्या किसका माना है, 20,000 का। तो 20,000 जो बड़ी संख्या प्राप्त हुई हमें, उसमें से क्या कर लेंगे, छोटे वाले संख्या का घटा लेंगे। बड़ा है, ये छोटा है, तो 20 हम घटा लिए, इसमें से घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ये आपका अंतर निकल जाएगा। अगर योगफल कहता, स्थानीय मान निकाल के योगफल ज्ञात की, तो तब हम दोनों जोड़ों को जोड़ लेते, लेकिन अंतर कह रहा है तो घटा लेंगे। 0 में से 0 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका 19,980 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या निकालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताया गया था कि एक अंक की, पहले जानिए, एक अंक की जो छोटी से छोटी संख्या होगी, एक अंक की, एक अंक की जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो आपकी होगी 1, और एक अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 9। ठीक, लेकिन जैसे ही हम 2 अंक की बात करेंगे तो वैसे ही जो 9 है वो बढ़ता जाएगा। जैसे एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 9, अगर 2 अंक की कहें तो 2 9 हो जाएगा 99, अगर 3 अंक की बड़ी से बड़ी 3 999, 4 अंक की, तो हर स्थिति में जितना अंक बढ़े जाएगा, बढ़ने लगेगा, उतना 9 बढ़ेगा। लेकिन अगर एक अंक की छोटी से छोटी संख्या कहें तो 1 लिखेंगे, अगर वही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती तो 1 यहाँ नहीं बढ़ता। जैसे यहाँ पे 9 9 9 सब 9 बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 1 नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक, 2 अंक की छोटी संख्या 0, 3 अंक की 100, 4 की 1000। तो छोटी में हमेशा जब भी बढ़ाएंगे अगले अंक में तो 0 बढ़ाएंगे, और बड़ी में जब भी बढ़ाएंगे तो 9 बढ़ाएंगे। यही बात है। यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 11, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 111, जैसे यहाँ 9 बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में एक गलत हो जाएगा। सिर्फ पहले अंक के लिए 1 होगा, बाकी अन्य अंक के लिए 0 0 बढ़ेगा। इन बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें 9, अब 4 अंक की है तो 4 9 हो जाएगा, 4 बार हम 9 लिख लेंगे, ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। फिर कह रहे 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले एक अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाल लें। जब एक अंक की हो गया, हमें 4 अंक बनाना है, तो एक तो हो गया है, 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 3। अब देखें 1 2 3 4, 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, ये आपकी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, ये आपकी 4 अंक की क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप किसी, अब 5 की कहता तो 5 बार 9 लिख देते, और छोटी कहता तो 109 और बढ़ा देते, तो संख्याएं 5 होनी चाहिए। अब इससे भी एक सवाल बनता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करते, आप दोनों को जोड़े लेते। अगर योगफल की बात कहता तो आप जोड़े लेते, दोनों को योगफल हो जाता। अगर अंतर कहता तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेते, तो हमें अंतर प्राप्त होता। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों को, उस होमवर्क को आप लिखें, उसके बाद चेक करवाएं, जो भी कमियां आ रही हैं उसको दूर किया जाएगा। इस होमवर्क को आप पॉज करके लिख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।